इस समय भी जो है लगातार अभी मेरे मोबाइल पर मैसेज आप देखेंगे, रेड अलर्ट है, ब्लू अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ये सब हो रहा है। लेकिन जब ये घटना हो रही है वहाँ कोई अलर्ट नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। इसके साथ ही हिमालय में जो है मौसम के गर्म हो जाने से जो ये ग्लो यानी कि ग्लेशियर लेक आउट बस्ट वाली जो घटना है, तो केदारनाथ में ये हुआ है। और यहाँ भी जो है बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ग्लेशियर लेक आउट बस्ट का ही एक उदाहरण है। तो 2013 में आपदा के बाद, और बड़ी भयानक आपदा है, बड़ी विशद है, मतलब उसमें जो लोगों का नुकसान हुआ है 5,000 से 10,000। धराली में जो हुआ हादसा, धराली में, हरसिल में, सुखी टॉप पर ये जो हुआ, इस तरह की स्थितियों की चेतावनी देने के लिए आबादी को कोई सिस्टम उत्तराखंड में डेवलप नहीं किया। क्योंकि 2014 की जो कमेटी है वो कह रही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम आपने क्यों नहीं लगाया। सबसे पहले जो इन नियम को तोड़ने का काम है वो सरकार खुद करती है। रेलवे की परियोजना के बनने के क्रम में जो सुरंगों का मलबा है सारा वो नदी किनारे डंप किया हुआ है। जल विद्युत परियोजनाओं का सारा डंपिंग जोन नदी के किनारे बना हुआ है। हाईवे का जो सारा डंपिंग जोन है वो नदी के किनारे बना हुआ है। और जो पहाड़ जब गिर जा रहा है सड़क बनाते हुए वो भी डंपिंग नदी किनारे कर दे रहे हैं। और यही मलबा जो है आगे जाकर के जब वो बारिश हो रही है, बाढ़ का रूप ले रही है, तो वही जो है खतरे का कारण बन रही है। आप जो है अभी ये जो चारधाम वाला बना है उसमें जिस फोटो को गडकरी साहब ने बड़े गर्व के साथ तोता घाटी वाला लगाया, उस तोता घाटी के ऊपर चट्टान पे दरार आ गई है और बहुत गहरी है। अभी तक वो वैज्ञानिक नाप नहीं पाए हैं कितनी गहरी है, कितनी वो है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेकर कहा, लेकिन उत्तराखंड में जो स्थितियां बनी है उनमें कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले भी जिम्मेदार है। उन सारी परियोजनाओं को जब जब कोर्ट में चुनौती दी गई, उन्होंने उन परियोजनाओं को रोकने के बजाय उनको इधर से उधर से उन्होंने मंजूरी दी। एक तरफ जो है नैनीताल हाईकोर्ट कह रहा है कि जो नदी का अधिकार है मानव अधिकार की तरह, इनका भी वैसे ही जीवन का अधिकार है। वही नैनीताल हाईकोर्ट जो है जब हम कोर्ट में जाते हैं, ये 2021 की आपदा के बाद हम पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। जब सेना पर आफत आएगी, युद्ध होगा, तो हम किसी सड़क की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। ये मतलब सेना के जनरल का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है। और आप उसी सेना को जो है अपना आगे दोहरा बना करके जो है ये लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, हिमालय से खेल रहे हैं। हरसिल में जो आर्मी का कैंप है वो बिल्कुल नदी के किनारे है। वो आप ये कह दीजिए कि नदी के पार पर बना हुआ है। इसी तरह हरसिल में जो हेलीपैड बना हुआ है वो नदी के पार के ऊपर बना हुआ है। बद्रीनाथ में ऐसा हो रहा है। बद्रीनाथ में आप पूरा जो है निर्माण जो चल रहा है वही रिवर फ्रंट आपने बनाया अहमदाबाद, वही बनारस में, वही केदारनाथ में, वही बद्रीनाथ में बन रहा है, वही कॉरिडोर बन रहा है। क्या पागलपन है। उतना मतलब आपने कहा कि भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। बद्रीनाथ में जो है मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूरा मॉल बन रहा है वहाँ। पिछले साल हमने सिक्किम में भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी और जो आपके तीस्ता के पावर प्रोजेक्ट को तोड़ते हुए सारा नीचे आया था। देवप्रयाग में जहाँ रेलवे का जो इन्होंने प्रस्तावित स्टेशन बन रहा है वहां तक पानी चला गया है देवप्रयाग में। तो जब आप ऐसा निर्माण स्वयं कर रहे हैं जिसकी की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, तब आप बाकियों को कैसे रोक सकते हैं। जोशीमठ के स्थिरीकरण को लेकर के या उसके स्टेबलाइजेशन को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो है इसमें 1200 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ है। अब 2 साल हो गए हैं, अभी तक लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। लोग टूटे फूटे मकानों में, टूटे घरों में रह रहे हैं। बारिश की ये हालत है। तो अभी भी तो वही टेक्नोलॉजी है, वही अध्ययन करने वाले लोग हैं। अब क्यों आपके फेल हो रहा है। अगर आप पहले जो है चेतावनी लोगों को दे देते तो शायद हम लोगों की जान बचा पाते। तो ये केवल एक जगह का फिनोमिना नहीं है, ये पूरे हिमालय का जो है कॉमन फिनोमिना बन गया है। इस व्यापारी को प्यास बहुत है। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। गजब हो गया। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती।
अतुल जी, बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं पृष्ठभूमि में जो कल धराली में हादसा हुआ उसकी, प्रकृति में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी एक देन है। लेकिन जो प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं उसके मेरी समझ से दो वजह हैं। एक तो जो प्रकृति में प्राकृतिक कारणों से बदलाव आ रहे हैं जिसको हम क्लाइमेटिक चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह सकते हैं। दूसरा जो प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं जो हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसकी वजह से, जो हम उत्तराखंड में लगातार देखते आ रहे हैं उसकी वजह से। आप क्या समझते हैं धराली में जो हुआ हादसा, धराली में, हरसिल में, सुखी टॉप पर ये जो हुआ, इन तीनों जगह जो कल हादसा हुआ उसके पीछे आप क्या समझते हैं, कौन से कारण सबसे बड़े जिम्मेदार हैं? ये तो बात है ही है कि जो मौसम के बदलाव के कारण धरती के गर्म हो जाने से जो अतिवृष्टि का, ये बादल फटने वाली जो परिघटना है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत बढ़ी है ना। मतलब पहले के समय में हम देखते थे तो कभी कभार का ये एक घटना होती थी, लेकिन अब ये जो है एक रेगुलर फिनोमिना हो गया है, ये एक बात है। लेकिन इसके साथ ही जो लगातार बड़े निर्माण कार्य है ना, बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कों का बनना, उसके लिए पेड़ों का काटा जाना, सड़क निर्माण के दौरान आप विस्फोट कर रहे हैं, या बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, या 4 लेन हाईवे है, या रेलवे की सुरंगों की परियोजना है, ये एक वो है। उसके अलावा जो है जो वैसा निर्माण है जो व्यक्तिगत तौर पर हम लोग होटल के लिए, होम स्टे के लिए, इसके लिए वो निर्माण हुआ है और इसको और एग्रीवेट कर दे रहा है। यानी कि कोड़ पर खाज ये है कि चौड़ी सड़क बन रही है तो फिर वो पर्यटन, तीर्थाटन, उनकी संख्या भी बढ़ रही है, यानी पहले के मुकाबले वो कई गुना ज़्यादा हो गया है। और सरकारों ने भी इसको जो है अपनी पीठ थपथपाने का एक मामला बना लिया है। उनके लिए बाकी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए वो जो संख्या है कि कितने लाख लोग, कितने करोड़ लोग इस साल आए, तो वो जो है इस पूरे उसको जो है एक ऐसी कॉकटेल बना दे रहा है। यानी कि धरती के गर्म होने से मौसम का बदलना, बड़े निर्माण कार्यों का होना, उसके पर्यटन और तीर्थाटन के लिए होटल और ये बाकी सब चीज़ों का बनना, और उसमें जो ये पर्यटन में एक्स्ट्रा बूम जो आ गया है, वो सब मिल करके ये जो है एक अलग तरह का कॉकटेल बना रहा है जो इसको और विभीषक और ज़्यादा खतरनाक बना दे रहा है। तो ये सब है। इसके साथ ही हिमालय में जो है मौसम के गर्म हो जाने से जो ये ग्लो, यानी कि ग्लेशियर लेक आउट बस्ट वाली जो घटना है, तो केदारनाथ में ये हुआ है, उससे पहले ये हुआ है, और यहाँ भी जो है बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये ग्लेशियर लेक आउट बस्ट का ही एक उदाहरण है। तो ये सब मिलकर के जो है वल्नरेबल इसको बना दे रहा है, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, या हिमालय के अन्य क्षेत्रों में हो। तो ये केवल एक जगह का फिनोमिना नहीं है, ये पूरे हिमालय का जो है कॉमन फिनोमिना बन गया है। आज खबरों में बड़ी दो परस्पर विरोधी बातें सामने आई। पहले आया क्लाउड बस्ट, आज भी बाकायदा मौसम विभाग के जो महानिदेशक है उनका कहना था कि 24 घंटे में बहुत तेज बारिश हुई। रीजनल डायरेक्टर जो है उनका कहना था कि 24 घंटे में बारिश इतनी नहीं हुई, इसलिए ये बारिश का नतीजा नहीं है, निश्चित तौर पर ये ऊपर ग्लेशियर के टूटने की वजह से या किसी लेक के टूटने की वजह से हुआ। या लेक के टूटने की घटनाएं हम पहले भी देख चुके हैं हम लोग। इसके अलावा हमने पिछले साल हमने सिक्किम में भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी, और जो आपके तीस्ता के पावर प्रोजेक्ट को तोड़ते हुए सारा नीचे आया था। इस तरह की स्थितियों की चेतावनी देने के लिए आबादी को कोई सिस्टम उत्तराखंड में डेवलप नहीं किया है, वो कितना जिम्मेदार इन सारी चीजों के लिए है? तो ये पहली घटना है नहीं। 2013 को हम एक पॉइंट अगर लेकर के चलें तो 2013 में आपदा के बाद, और बड़ी भयानक आपदा है, बड़ी विशद है, मतलब उसमें जो लोगों का नुकसान हुआ है 5,000 से 10,000 लोगों का, 5,000 तो सरकार ने स्वीकार किया है, 5400, तो हर दृष्टि से बड़ी है। वो केदारनाथ में जरूर आपदा हुई है, लेकिन वो बद्रीनाथ में हुआ, वो उत्तरकाशी में उसका असर था, उसका बाकी जगहों पर असर था। तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से सबसे बड़ी आपदा है, मतलब इस पूरे दशक की या सेंचुरी की हम माने तो। जो है उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनी है। वो हाई पावर कमेटी जो है वो कह रही है कि साहब आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। वो हाई पावर कमेटी कह रही है कि नदी के 200 मीटर के दायरे में निर्माण नहीं होना चाहिए। वो हाई पावर कमेटी कह रही है कि आपको जो है कैरिंग कैपेसिटी पर ध्यान देना चाहिए, आपको बड़ी जो जल विद्युत या निर्माण जो वो हैं
उन पर रोक लगानी चाहिए, ये सब वो कह रही है हाई पावर कमेटी। वही हाई पावर कमेटी मतलब एक और बनती है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जब ये चार धाम परियोजना के लिए वो कह रही है कि सड़क की चौड़ाई जो है 7 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो कह रही है कि आपको डंपिंग जोन बनाना चाहिए या कटिंग का जो तरीका है उसको ठीक करना चाहिए, ये सब बात। तो आप जो है उनके सारी जो सिफारिश है उनको सबको दरकिनार कर देते हैं। रवि चोपड़ा जी जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा देना पड़ता है बिल्कुल इस वाली कमेटी से जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई है। और जो भारत सरकार की बनाई हुई हाई पावर कमेटी है वो 2014 की, उसमें भी आप उसकी सिफारिशों को नहीं मानते। और 2021 में जब आपदा आती है, ये सवाल हम लोग प्रमुखता से उठाते हैं, हम हाई कोर्ट गए इसको लेकर के, बाद में हमको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। हमने कहा भाई ये जो एनटीपीसी जिम्मेदार है, क्योंकि 2014 की जो कमेटी है वो कह रही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम आपने क्यों नहीं लगाया, तो वो कहीं नहीं लगता है। आपने जो है 2013 की आपदा के बाद हुआ कि साहब आप जो है मौसम की जो जानकारी है इसके अध्ययन के लिए और इसको और सटीक बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, डॉपलर रडार लगेंगे, ये लगेगा, सब हुआ। कल मैं एक चैनल पर जो है वो उनके आनंद शर्मा जी उसमें थे। आनंद शर्मा जी वो आदमी है जो मौसम के वहाँ वो थे 2013 की आपदा के समय में, और उन्होंने उस समय सटीक भविष्यवाणी की है कि भाई 15, 16, 17 जून 2013 में बारिश होने वाली है, ये होने वाला है। उसके बावजूद उस चेतावनी पर गौर नहीं किया जाता। 15,000 20,000 लोग वहाँ केदारनाथ पहुँचते हैं, सब मरते हैं। इस समय भी जो है लगातार अभी मेरे मोबाइल पर मैसेज आप देखेंगे, रेड अलर्ट है, ब्लू अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, ये सब हो रहा है। लेकिन जब ये घटना हो रही है वहाँ कोई अलर्ट नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो जो है जब उस समय 2013 में एक आदमी जो है वो बादलों के उसी तरह की सैटेलाइट पिक्चर से इस तरह की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, तो अभी भी तो वही टेक्नोलॉजी है, वही अध्ययन करने वाले लोग हैं। अब क्यों आपके फेल हो रहा है? अगर आप पहले जो है चेतावनी लोगों को दे देते तो शायद हम लोगों की जान बचा पाते। आप जो है वो नदी किनारे का जो आपने कहा कि 200 मीटर वाला जो था फॉर्मूला कि नहीं वो होंगे, नहीं बनाने देते तो शायद इतने लोग नहीं जाते। तो ये जो सब वो हैं लगातार, मतलब मैं कल भी एक उस पर अभी तो एक दिन से झगड़ा हो गया एक चैनल पर। मैंने कहा साहब आप आपदा आने के बाद जो राहत ये सब बचाव का कार्य कर रहे हैं, या आप पहले क्यों नहीं करते आपदा आने से पहले कि आप आपदा आए नहीं या आपदा बने नहीं? अन्यथा अगर जो है लोग वहां शामिल नहीं होते, लोग वहां से हटा दिए गए होते तो आपदा है ही नहीं। तो ठीक है, बारिश हुई, उधर मकान बहा, उस खड्ड का अपना रास्ता है, उस रास्ते से मलबा निकला, वो चला गया। लेकिन आपने इसको आपदा बन जाने दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर भेज दिया, सेना लग गई, फला। अब क्या करेंगे उसको? तो जो है आपदा आने की प्रतीक्षा क्यों की जा रही है? और जबकि आप ये सारा फिनोमिना आप जानते हैं कि भाई मौसम बदल रहा है, बादलों का ये इस तरह का फटना या अतिवृष्टि लगातार हो रही है। हिमाचल हमारे सामने उदाहरण अभी तो हुआ है। तब भी अगर आप जो है उससे चेत नहीं रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि मैं वो इस इलाके में गया हूँ, धराली में ऊपर जो 7 लेक्स ट्रैक है वो मैंने किया है जी। हरसिल में जो आर्मी का कैंप है वो बिल्कुल नदी के किनारे है। वो आप ये कह दीजिए कि नदी के पार पर बना हुआ है। इसी तरह हरसिल में जो हेलीपैड बना हुआ है वो नदी के पार के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल उसी पे सवाल ये कि ये तो सरकारी तंत्र है, जो सिस्टम है जो वहां बैठा हुआ है। एसपी पति जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बात सही की कि सबसे पहले जो इन नियम को तोड़ने का काम है वो सरकार खुद करती है। हम 2013 के बाद से हम लोगों ने इस में कितने सबक लिए नहीं लिए? 2013 के बाद तो आप लगाइए कि बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो 50-100 घटनाएं तब से हो चुकी हैं। मतलब एक ही साल में सितंबर अक्टूबर में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। एक ही साल में एक ही समय में कई जगह ये घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारी तो काउंट भी करने की वो नहीं, भले वो छोटी हैं बड़ी हैं लेकिन हो रही हैं। तो हम कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। हम उससे कोई मतलब अगर आपकी कमेटी बन रही है उसकी संस्तुति हो रही है उसको आप फॉलो करने को तैयार नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि बड़ी परियोजनाएं जो है इसके लिए खतरनाक साबित होंगी, आप लगातार उसके लिए MOU कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, बाकायदा न्योता दे रहे हैं उसके लिए। आप जो है अभी ये जो 4 धाम वाला बना है उसमें जिस फोटो को गडकरी साहब ने बड़े गर्व के साथ तोता घाटी वाला लगाया, उस तोता घाटी के ऊपर चट्टान पे दरार आ गई है और बहुत गहरी है। अभी तक वो वैज्ञानिक नाप नहीं पाए हैं कितनी गहरी है कितनी वो है। वो पूरा रास्ता बंद होने के कगार पर है। किसी भी दिन ये स्थिति होगी कि बद्रीनाथ का रास्ता तोता घाटी के बाद बंद हो गया है।
तो ये जो आप कर रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि आपकी संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म है, शून्य है। आप वहाँ के लोगों को बिल्कुल मतलब किसी उसमें नहीं गिनते हैं कि उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। विकास का जो आपने मतलब पूरा वो बनाया हुआ है, वो जो है बिल्कुल जनविरोधी है। लोगों की जरूरत है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वो आप नहीं पहुंचा रहे हैं। तब आप कह रहे हैं कि गांव के गांव खाली हो गए। क्यों खाली हो रहे हैं? उनके पास तो कोई 2-2,500 जो है गाँव का आप कह रहे हो भूतहा गाँव है, तो इसलिए भूतहा है कि वहां तो सुविधा नहीं पहुंच रही है, न वहाँ स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न सड़क है। लेकिन विकास के नाम पर बड़ा ढांचा खड़ा करने का जो आपका स्टडी वो है, वो जो है लोगों के जीवन में खतरा पैदा कर रहा है, ये जरूर हो रहा है। कुछ ही दिन पहले आपने भी खबर देखी, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेके कहा। बिल्कुल। और मुझे उस समय दरअसल थोड़ी सी अब चूंकि वो मसला हिमाचल का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को लेके कहा, लेकिन उत्तराखंड में जो स्थितियां बनी हैं उनमें कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उन सारी परियोजनाओं को जब जब कोर्ट में चुनौती दी गई, उन्होंने उन परियोजनाओं को रोकने के बजाय उनको इधर से उधर से उन्होंने मंजूरी दी। तो जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो परसों हिमाचल के मामले में जो बात है, मैंने जब उसको कोट किया और लगाया, तो मैंने उसके ऊपर लिखा कि ये केवल हिमाचल का नहीं बल्कि पूरे ही हिमालय के लिए सत्य होने वाला है। न सिर्फ हिमाचल भारत के नक्शे से गायब होने वाली बात है, ये बाकी हिमालय पर भी लागू होता है। भले वो मैं उस स्टेटमेंट को बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण मानता हूँ, लेकिन कुछ मामलों में वो एक सत्यता है कि जो उन्होंने कहा है कि बड़ी परियोजनाएं, बड़ा विकास जो है ये हिमालय के लिए खतरा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये वाला ऑब्जर्वेशन है हिमाचल वाले मामले में, वही सुप्रीम कोर्ट जब ये हाईवे वाला मामला होता है, चार धाम वाला, उसमें हम लोगों जब बात रखते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि पर्यावरण जरूरी है। वहां सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। एक तरफ जो है नैनीताल हाई कोर्ट कह रहा है कि जो नदी का अधिकार है मानव अधिकार की तरह, इनका भी वैसे ही जीवन का अधिकार है। वही नैनीताल हाई कोर्ट जो है, जब हम कोर्ट में जाते हैं, ये 2021 की आपदा के बाद हम पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाता है। हम भी तो यही कहने गए थे कि साहब ये जो परियोजना है ये इसके लिए कारण है, और इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं लगाया, उसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई, इन पर जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। लेकिन जो है बजाय उन पर जिम्मेदारी आयद करने के, वो हम पर जुर्माना लगाते हैं, फिर हमको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिलती है कि भाई हमने कहा कि हमारी पूरी पिटीशन आप सुन लीजिए, वो कहते हैं फिर आप हाई कोर्ट जाइए। तो कोर्ट्स जो है उनकी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है किसी बात को लेकर के। वो आज कुछ कह रहे हैं किसी मामले में, और उसी से जुड़े हुए दूसरे मामले में वो कुछ और कह दे रहे हैं। तो कोर्ट्स का रवैया कोई बहुत वो नहीं है, वो सरकारों के अनुसार जो है बड़ी परियोजनाओं के हित में ही ज्यादा वो दिखाई देता है, उनका पलड़ा जो झुका हुआ, तो उससे कोई बहुत उम्मीद नहीं है। उम्मीद अगर कहीं है, जो मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, तो वो हमको तो लगता है कि सड़क की जो लड़ाई है वही सरकारों पर दबाव बनाने का असली मोर्चा हो सकता है, अन्यथा और कोई कोर्ट के जरिए हम ये जो हिमालय है इसको बचाने। उत्तरकाशी से भी ये आगे रक्षा मंत्रालय ने एक अलग रास्ते के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बिना क्लियरेंस के और बिना मंजूरी के, वन विभाग के मंजूरी के, वो ये वही इलाका है जहाँ पे हम सुरक्षा के नाम पे, और ये वही इलाका है जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं सारा हो रहा है। ये भटवाड़ी हुआ, फिर आगे हरसिल हुआ, ये उसी रास्ते को बाईपास करके एक नया रास्ता वो बनाने की, वो जबकि वो एक रिजर्व पूरा फॉरेस्ट वाला इलाका है उसमें से। तो हमारे यहाँ हो ये रहा है कि रक्षा के नाम पे हम एक अलग तरह का इमोशन बिल्ड करके उन परियोजनाओं को पारित करा रहे हैं, जो दरअसल नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ भी जो ये हाईवे वाला मामला है, चार धाम वाला, उसमें तो अंतिम समय में रक्षा मंत्रालय आया है, जो कि उसका पार्टी नहीं है, जबरदस्ती उसको पार्टी बनाया गया अंत में। तो ये केवल जो है लोगों की भावनाओं का दोहन करके बड़े पूंजीपतियों के लाभ के लिए उनके जो है सेना के कंधे पे बंदूक रख करके आप चला रहे हैं। जबकि हमारी ही सेना के जनरल रावत साहब ने कहा, उनका बयान है बाकायदा, उन्होंने उत्तरकाशी में बयान दिया, जब सेना पर आफत आएगी, युद्ध होगा, तो हम किसी सड़क की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। हम तो जो हमारी बोफोर्स, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमको बोफोर्स ले जाने के लिए सड़क चाहिए, तो उन्होंने कहा बोफोर्स ले जाने के लिए या हमारी अन्य मिसाइल ले जाने के लिए हम सड़क की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम तो हवाई मार्ग से ले जाएंगे। हमको 7 मीटर 10 मीटर से कोई मतलब नहीं, हम तो जो है हमको उसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ कम चौड़ी सड़कें ही ठीक है।
ये मतलब सेना के जनरल का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है, और आप उसी सेना को जो है अपना आगे रखते दोहरा हैं। बना करके जो है ये लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, हिमालय से खेल रहे हैं। और वो केवल वहां के लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, उसको असर तो जो है, बल्कि अभी तो एक मैं किसी उसका वो देख रहा था आर्थिक उसका विश्लेषण, तो उन्होंने कहा कि जो आपदाएं हैं ये आपका जो आर्थिक विकास है इसको भी पीछे धकेल रही, उस पर भी असर पड़ रहा है, आपकी इकोनॉमी पर उसका असर पड़ रहा है, ये समझा जाना चाहिए। जी, एक पहलू जिसपे आपने पहले भी जिक्र किया था वो टूरिज्म का है, जो मास टूरिज्म और ओवर टूरिज्म। इस समय यूरोप के कई देश अपने यहाँ टूरिज्म रोकने की कोशिश में है, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि ओवर टूरिज्म और मास टूरिज्म जो है कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे यहाँ इस साल जरूर चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन पिछले साल तक जो एक अंधाधुंध रिकॉर्ड बनाने का एक जो खेल चल रहा था, उस होड़ में 2013 के बाद जो हम ये एक सवाल उठा था कि नदियों के किनारे थोड़े से छोड़े जाएं, जहां ढांचा है वहां होटल बाजार ये सब ना बनाए जाए, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। और 2013 में केदारनाथ की जो स्थिति थी इस प्रलय से पहले, उसके बाद उससे कई गुना ज्यादा वहां पर निर्माण। ये एक तो सरकार बना रही है, लेकिन लोकल लोग भी उसी दौड़ में हैं, क्योंकि तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अंत में नुकसान, जैसे अगर मान लो हम धराली का देखें, कई होम स्टे और होटल उसमें बहे, नुकसान उन स्थानीय लोगों का भी हुआ। तो ऐसा क्यों है कि वो लोग भी उस चीज को उस तरह से नहीं समझ पा रहे और बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वो लोग क्या ये अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं? अब मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ। अभी बीच में हमारे यहाँ जो कांवड़ यात्रा चल रही थी, ठीक है, पहले कांवड़ जो है वो ऋषिकेश से नीचे नहीं आती थी, और वो केदारनाथ पहुंच रहे, बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। कांवड़ वाले जब चल रहे थे तो उनकी जो बाइक है उसमें से वो साइलेंसर निकला हुआ है और तेज आवाज करता हुआ जाता है। एक बाइक में 3-3 4-4 2-2 3-3 लोग जाते हैं, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है, उनका कोई लाइसेंस वाला वो नहीं होता, उनके लिए पूरी छूट है। तो मैंने फेसबुक पर लिखा कि हमारी पुलिस जो है अब किस आधार पर यहाँ के जो सामान्य लोग हैं उत्तराखंड के, इन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि आप जो है आपका जो नैतिक बल है कैसे आपको अलाउ करेगा कि आप जो है बाकी लोगों पर कार्रवाई करें जब आप इन पर नहीं कर रहे हैं? तो वैसे ही जो है आप कैसे नैतिक बल पैदा करेंगे कि आप जो वहाँ के होटल बनाने वाले हैं उन पर कार्रवाई करें, जब आप जो है स्वयं केदारनाथ में और बद्रीनाथ में इस तरह का निर्माण कर रहे हैं? स्वयं सरकार जो है जब नदी के किनारे बसावट अपने आप अपना एस्टेब्लिशमेंट खड़ा कर रही है, तो रेलवे की पूरी परियोजना आप देख लीजिए, वो सड़क के पैरेलल है। मैं कई बार कह चुका हूँ, लिख चुका हूँ, मैंने बाकायदा वीडियो डाल के बताया कि 2013 की आपदा में श्रीनगर जो जगह है जहाँ झील बनी है उसका पानी हाईवे पे आ गया, बद्रीनाथ हाईवे पे, ठीक है, पुल बह गया, यानी कि वहां तक पानी आ सकता है। अब जो आपका रेलवे का बड़ा स्टेशन है श्रीनगर से आगे स्वीट के पास में, वो ठीक नदी के तट पर बन रहा है, वो टिकने वाला है? जब 13 की आपदा में वो पानी सड़क तक आ सकता है, तो सड़क के बहुत नीचे आप बना रहे हैं, और सारी जो सुरंगें हैं वो बिल्कुल सड़क उसके पैरेलल है, नदी के पैरेलल। तो जब आप ऐसा निर्माण स्वयं कर रहे हैं जिसकी की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, तब आप बाकियों को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, लोग बना रहे हैं, आप अगर ये मतलब कड़क फैसला ले लें कि भाई कोई नहीं बनाएगा, तो नहीं बनाएंगे लोग, लेकिन सरकार जो है लोगों को स्वयं ही प्रोत्साहित कर रही है। तो ये केदारनाथ में जो आप कह रहे हैं, वहां तो मशीन नहीं पहुंच सकती पैदल रास्ते से, आप हेलीकॉप्टर से जेसीबी मशीन आप वो बड़ी सी गाड़ी वहां ले जा रहे हैं कि मतलब यात्री को वो ढोने के लिए, कि वो मतलब उसको पैदल जरा भी ना चलना पड़े, वो हेलीकॉप्टर से उतरे और फिर उस गाड़ी में बैठ करके मंदिर तक चला जाए। और जो यात्रा का दबाव है जिसको आप इंगित कर रहे हैं, वो आप केदारनाथ में देखिए, जो पर्यटन का वो चल रहा है, 25,000 आदमी पहुंच रहा है, हर आदमी वो रील बना रहा है। तो वो तीर्थ धाम को आपने पर्यटन के उसमें पूरा वो कर दिया है। पर्यटकों के जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है इतनी संख्या में एक्सेसिव उसमें, और वो जो दबाव वहाँ बन रहा है, मतलब वहाँ की जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं। बद्रीनाथ में ऐसा हो रहा है, बद्रीनाथ में आप पूरा जो है निर्माण जो चल रहा है, वही रिवर फ्रंट आपने बनाया अहमदाबाद, वही बनारस में, वही केदारनाथ में, वही बद्रीनाथ में बन रहा है, वही कॉरिडोर बन रहा है। ये क्या पागलपन है? उतना मतलब आपने कहा कि भारी निर्माण नहीं होना चाहिए, बद्रीनाथ में जो है मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पूरा मॉल बन रहा है वहाँ,
तो ऐसे में आप जो है आपदा को न्योता दे रहे हैं, आप जबरदस्ती उसको बुला रहे हैं, तो वो होना ही होना। मतलब जहां आपने अभी कॉरिडोर और वो सब काटा है बद्रीनाथ, वहाँ पानी बड़ा भरा हुआ है अभी। तो आप जो है प्रकृति से नहीं जीत सकते, और अगर आप प्रकृति को इस तरह से उकसाएंगे तो वो आपको ये दिखाई देगा। लेकिन इसका जो असर है, इसका असर सरकारों पर नहीं पड़ रहा है, उसको भुगतना तो आम आदमी को पड़ रहा है। जिसने किसी तरह जमा पूंजी लगा करके वो बनाए होंगे वहाँ होटल, होम स्टे, वो तो सब आज के दिन पे जमीन दोज हो गए, तो भुगतना उनको पड़ रहा है। तो इसलिए जो सरकारों की जो जिम्मेदारी थी वो उससे भाग रही है, और उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। तो इसके लिए तो वो यही है कि लोगों को ही आगे आने की ज़रूरत है, न सिर्फ हिमालय के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोगों को इस पर चिंता करने की ज़रूरत है कि ये जो है इस तरह की जो अंधी दौड़ है, ये जो है अंत में मौत के मुहाने में ख़त्म होने वाली है, इसको रोका जाना चाहिए। टूरिज्म के लिहाज से भी इस साल कई स्थितियां देखी जो मैंने इतने पहले सालों में कभी उत्तराखंड में नहीं देखी। जैसे मैं कुछ उदाहरण मेरे दिमाग में अभी तक है, जैसे चोपता के ऊपर की भीड़ की इस बार कुछ तस्वीरें देखी मैंने। इस तरह से नीलकंठ मंदिर की मैंने कुछ तस्वीरें देखी, और इधर आप कुमाऊं में आप जाइए तो कैंची की जाने के लिए जो अब देखिए ना, अभी आपने कैंची धाम में तो लोग लगातार शिकायत करते हैं, वहां जो है एम्बुलेंस फंस गई, उसमें लोग मर गए, ये लगातार लोगों ने कहा। मतलब बद्रीनाथ यात्रा को लेकर के लगातार पिछले कई सालों से हम बोलते रहे, फिर उन्होंने वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला शुरू किया, 24 लाख 25 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वो पहुंच जा रहे हैं, पता चला कि वो जो है अंदर ऋषिकेश से ऊपर नहीं जा सकते, यात्रियों को वापस लौटना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था जो है, कैसी यात्रा चलेगी, कैसे उसका प्रबंधन होगा, उसको लेकर के सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। इस बार यात्रा शुरू होने से काफ़ी पहले मैं जो हूँ अपने आपदा प्रबंधन सचिव के पास गया, लगभग हमने बहुत देर चर्चा की। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आप बद्रीनाथ से पहले ऋषिकेश है, श्रीनगर है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, इन स्टेशन पर जो है इतने कैरिंग कैपेसिटी है, आप उसका पता, आपको इतने होटल है वहाँ, इतने लोग रह सकते हैं, क्यों नहीं आप करते हैं? दर्शनों की कैसे व्यवस्था होगी ताकि सीमित संख्या में लोग वहां चल जाएं। सारी चर्चा के बाद हम फिर देख रहे हैं कि वो ये ढाक के 3 पात हो जा रहा है। बाकी भी जो पर्यटक स्थल है, मसूरी में तो लोगों ने वापस भेजा लोगों को कि आप जाइए यहाँ से, तो उसको लेकर, पर्यटन को लेकर के आपके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं। हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, वो कभी जो है स्विट्जरलैंड बनाते रहते हैं उत्तराखंड को, कभी कुछ, जिस देश से आते हैं उस देश का उनके दिमाग में वो होता है कैसे। अच्छा, वो जब ज्यादा संख्या में आ रहा है, मतलब बद्रीनाथ का मैं उदाहरण दूं, इस बार मतलब सुबह से बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ से लोग गुजर रहे हैं, रात भर वो यात्रा चल रही है, 3 बजे 4 बजे, और जब वो बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं वहाँ, क्योंकि वो फ्लड आ गया है पूरी यात्रा का, मतलब फ्लडेड विद द टूरिस्ट, तो जो है उनको रहने की जगह नहीं है वहाँ, वो सो नहीं पा रहे हैं, वो दर्शन करते हैं और लौट जाते हैं, न वो रास्ते में खाना खा पा रहे हैं, न होटल में रुक पा रहे हैं, न ये हो पा रहा है। तो स्थानीय लोगों को उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है, जो रेवेन्यू अर्न होना चाहिए। जब सीमित संख्या में आएंगे तो लोग रुकते हुए जाएंगे, है ना। जैसे यात्रा होती है कि आप ऋषिकेश में रुके, आप आगे रुके, आप उस संगमों का दर्शन करते हुए गए, तो वहां आप वो रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, एक बात। दूसरा, जो जब आप एकदम दिल्ली की हाइट से और केदारनाथ 12,000 फीट की हाइट पर जा रहे हैं, आपको स्वास्थ्य की दिक्कत हो रही है, आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आप वहां मर जा रहे हैं। पिछली बार वो संख्या आई भी, इस बार संख्या भी नहीं पता है कितने लोग मरे हैं लोग, लेकिन वो संख्या हमको नहीं पता है। तो ये जो अंधी दौड़ है, इसको भी रोके जाने की जरूरत है ना। अब वो कैची धाम वाला हो या नए नए जो इस तरह के स्पॉट डेवलप सरकार कर रही है, वो क्या रहा है कि मोदी जी हर्षिल चले गए, हर्षिल गए तो उन्होंने कहा कि साहब घाम टापू पर्यटन करेंगे यहाँ। मतलब घाम टापू तो हमारे यहाँ एक तरह का, मतलब वो अपशब्द है, गाली है। मतलब जिसके पास कोई काम नहीं होता तो उसको कहा जाता है कि बेजा घाम ताप रहा है ना, और कोई काम तो तेरे पास है नहीं। और वो जो आमंत्रित कर दे रहे हैं लोगों को केदारनाथ में, वो तब करने बैठते हैं तो माणा पहुंचे, तो माणा में आप देखिए आदि कैलाश में उन्होंने किया, वही माणा में वो गए, गए। मतलब आज के दिन आप माणा जाइए, मतलब वो बिल्कुल भयंकर, वहां गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, और जो है वो एक। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए व्यवस्था बनाने की जरूरत है ना। आप सड़क चौड़ी कर रहे हैं तो कहीं गाड़ी पार्किंग की जगह भी तो बनाइए, नहीं है पार्किंग। आप पूरे 4 धाम यात्रा पर देखेंगे, सड़क जरूर चौड़ी हो गई, लोग पहुंच रहे हैं ऋषिकेश दिल्ली से 3, 4, 5 घंटा, लेकिन वहां गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, जाम लग रहा है।
वही कैंची धाम की हालत है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, सड़क पर गाड़ियां हैं, जाम लग रहा है। तो ये मतलब जो है विकास की जो एकांगी सोच है और एक तरफा जो सोच है कि सबको एक रूप कर देना है, वो ठीक नहीं है। तो जब तक हमारे सोच में सरकारों के पर्यटन को लेकर के, वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ की जो पारिस्थितिकी है, वहाँ का जो सेंसिटिविटी है ना, वो जो संवेदनशीलता है हिमालय की, उनके बुग्यालों की, अगर आप तो गए हैं ट्रैक पर, तो मतलब वहाँ तो लोग शोर करने में भी झिझक होती है, लोग चप्पल पहन के नहीं जाते। बिल्कुल। तो वो जो संवेदनशीलता है, जब तक उससे आप मतलब उसको, हिमालय को जैसे वो कांच के लिए कहते हैं हैंडल विथ केयर, तो जब तक आप इस तरह से उसको नहीं देखेंगे, आप उसको बचा नहीं सकते। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता रहा है कि वहाँ मंदिर में जी घंटे घड़ियाल इसलिए नहीं बजाए जाते कि उसकी जो इकोलॉजी है वो इतनी असर है कि उसकी वाइब्रेशन का असर बढ़ेगा, और अब वो केदारनाथ मतलब नहीं रहा। केदारनाथ में देखिए आप, हेलीकॉप्टर टैक्सी की तरह चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं रहा। आपसे जोशीमठ के बारे में बात नहीं करना तो गलत होगा। अब अचानक वो सबकी नजरों से वो मसला ओझल हो गया। अब इधर हम बागेश्वर में देख रहे हैं, बागेश्वर में लगभग उसी तरह की स्थितियां बागेश्वर के अंदर हो रही हैं। ये है। हाँ, वहाँ कई जगहों पर अब धीमे धीमे ये स्थितियां आने लगी हैं। उन्होंने जोशीमठ को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उन्होंने उस पर लिपापोती करने की कोशिश की, अब बाकी जगह हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये किस दिशा में आंदोलन इसको लेके, या लोगों की जिंदगियां इसको लेके किस तरफ पहुंच रही हैं? तो जोशीमठ वाला जब मसला शुरू हुआ था 2022 में, मैं अगस्त के ही महीने में 17 अगस्त 2022 को या 12 अगस्त 2022 को अपने आपदा प्रबंधन सचिव से मिलने हम गए। तो जब मेरा जो ज्ञापन है, जो हमने चिट्ठी लिखी है, तो उसमें जो अंतिम पैरा मैंने लिखा था, उसमें मैंने लिखा कि जोशीमठ में आप जो है, जो हम कह रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कर देंगे, तो आप जोशीमठ के उदाहरण को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लीजिए, क्योंकि हिमालय के और उत्तराखंड के बहुत सारे शहर इसी उसमें आने वाले हैं। तो अगर जोशीमठ में ठीक से हो जाएगा, जो हम सुझाव दे रहे हैं, या सीवेज ठीक हो, या ये बड़ी परियोजना को लेकर के ये हो, तो बाकी आप अल्मोड़ा में या बागेश्वर में या आप धारचूला में, उत्तरकाशी में इसको रेप्लिकेट कर पाएंगे। वो जो सचिव साहब थे हमारे, डॉक्टर सिन्हा, रंजीत सिन्हा, अरे उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया बात सतीश जी आपने लिखी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज 2 साल से ज्यादा हो गया है, 1640 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने आंदोलन के दबाव में जारी घोषित किया। उसके बाद जो है ये 8 बड़ी संस्थाओं ने, देश की वैज्ञानिक संस्थाओं ने, GSI, IIT रुड़की से लेकर CBRI और ये सब ने अध्ययन किया, उनकी रिपोर्ट आई। उसके बाद जो है पता नहीं कितनी बार वो DPR हो गया। 2 साल हो गए हैं, अभी तक लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। लोग टूटे फूटे मकानों में, टूटे घरों में रह रहे हैं। बारिश की ये हालत है, इस तरह की जो अतिवृष्टि या बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। जोशीमठ के स्थिरीकरण को लेकर के या उसके स्टेबलाइजेशन को लेकर के केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो है इसमें 1200 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 1 रुपया अभी तक खर्च नहीं हुआ है। मतलब 2 महीना 3 महीना पहले जो है मई के महीने में इन्होंने कहा कि हमने 291 करोड़ रुपया जारी कर दिया, 291 करोड़ रुपीज। उस 291 करोड़ रुपीज के अगेंस्ट में फिर कहा इतना जारी हो गया। अभी परसों मुख्यमंत्री का 3 दिन पहले का बयान है कि 45 करोड़ रुपया हमने जारी कर दिए। ढेले भर का काम नहीं हुआ है। तो अब आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई बड़ी आपदा वहां आए, जनहानि हो, तब आप वहां काम करेंगे? तो कोई बड़ा काम नहीं होना था। मतलब स्टेबलाइजेशन, स्लोप स्टेबलाइजेशन कैसे हो, वो सारी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, उसमें सब कुछ आ गया है। उसके अनुसार आपको काम करना था, वो भी आपने नहीं किया। तो जब वहाँ इतने बड़े आंदोलन के बाद जहाँ की जनता सड़कों पर थी, उसको टीवी मीडिया के जरिए पूरे दुनिया में वो आंदोलन चला गया, वहाँ जब आपका ये हाल है, तो बाकी जगह जहाँ टीवी मीडिया नहीं पहुँच रहा है, जहाँ लोग सड़क पर नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ लोगों पर ध्यान देंगे? तो ये बड़ा अफसोसनाक वो है उसका पहलू। भले ही जो है उस आंदोलन के बाद कुछ लोगों को मुआवजा मिला, कुछ चीज़ें हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती थी, जो सुझाव हमने दिए थे, मान लिए जाते तो शायद एक उदाहरण बनता हो कि प्रबंधन की दृष्टि से कि कैसे प्रबंधन किया जाता है। लेकिन सरकार का उस मुआवजा हमारे यहाँ बड़ी आसान सी चीज है कि आप मुआवजा दे दीजिए और उसके बाद सबको आप कोशिश कर लीजिए कि बोलना बंद कर दें। ये जो बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, ये भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है आगे आगे बाकी शहरों में भी इसी तरह के हालात पैदा करने वाली हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जो मतलब जहाँ जहाँ मतलब हिमाचल का अगर हम उदाहरण देखें तो वहाँ जो है वो पूरी ब्यास घाटी में या बाकी जगह जो है वो जहाँ वो 4 लेन सड़क बनी है,
जहां वो बड़ी परियोजनाएं, चाहे वो नफ्ता झाकड़ी या बाकी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वहां, और केदारनाथ वाले उदाहरण को देख लें, या यही जो अभी उत्तरकाशी में हुआ है, वो सड़क का चौड़ीकरण हुआ है, जंगल वहां काटा गया है और उसके बाद आपको ये सब दिखाई दे रहा है। और जहां भी इस तरह की छोटी बड़ी परियोजनाएं, बल्कि छोटी बड़ी तो छोड़िए आप, जहां गांवों की तरफ आपने जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें काटी हैं, भले वो बहुत चौड़ी सड़कें नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से काटी जा रही हैं अवैज्ञानिक तरीके से, मतलब वो जो ठेकेदार है वो क्या करता है कि जेसीबी चलाता है और मतलब 3 दिन में वो जेसीबी को एक जगह से दूसरी जगह पूरे गांव तक पहुंचा देता, कहता है सड़क कट गई। उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उसमें कोई टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है, और बाद में वो अगली बरसात में वो सारी मिट्टी बह करके नीचे आ जाती है। तो ये जो पूरा काम है ये निश्चित तौर पर सारे उसको वल्नरेबल बना रहा है। और इन सारे प्रोजेक्ट्स में डंपिंग को लेके मेरे ख्याल से कहीं कोई नीति नहीं है जितना मलबा, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं जैसे कि अब आप रोज सड़कें आपकी टूट रही हैं, आप वो मलबा है, आप मलबा निकालने का आपका एक ही तरीका है कि आप उसको आप जाएंगे जेसीबी से उसको नदी की तरफ गिरा देंगे, नदी की तरफ गिरा देंगे, मतलब एक नदी का पार्ट आप जो है धीमे धीमे और उसको आप कम करते जाएंगे तो उस स्थिति को आप बढ़ा ही रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो है मुझे लगता है कि और आगे आखिरी आगे क्या लगता है आपको, कैसे क्या है भविष्य उत्तराखंड जैसे राज्य का इन स्थितियों में? हाँ, तो जब आप कह रहे हैं तो मैं अभी जोशीमठ से जब आ रहा था हफ्ता भर पहले, तो बारिश हो रही थी। रेलवे की परियोजना के बनने के क्रम में जो सुरंगों का मलबा है सारा वो नदी किनारे डंप किया हुआ है। तो मेरे एक साथी चल रहा था, वो साइंटिस्ट है, मैंने उससे कहा कि यार ये जो मलबा है तुमको लग रहा है कम हुआ है? उसने कम हुआ है, सारा बह करके नीचे चला गया है। मैंने कहा मैं काफी दिन बाद देख रहा हूँ रुद्रप्रयाग के पास, तो उसने कहा तो सारा वो चला गया नदी में। तो सारा मलबा जो नदी के किनारे इन्होंने, जबकि रेलवे की बड़ी परियोजना है, उसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, लगातार सवाल उठा कि भाई आप नहीं कीजिए, यहाँ डंपिंग जोन में इसको डालिए। तो डंपिंग जोन सब नदी के किनारे बने हुए हैं। वहाँ जल विद्युत परियोजनाओं का सारा डंपिंग जोन नदी के किनारे बना हुआ है। हाईवे का जो सारा डंपिंग जोन है वो नदी के किनारे बना हुआ है। और जो पहाड़ जब गिर जा रहा है सड़क बनाते हुए, वो भी डंपिंग नदी किनारे कर दे रहे हैं। और यही मलबा जो है आगे जाकर के जब वो बारिश हो रही है, बाढ़ का रूप ले रही है, तो वही जो है खतरे का कारण बन रही है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो न सिर्फ उत्तराखंड का, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे हिमालय का, अभी तो हमने परसों अरुणाचल को लेकर के हम प्रेस कर रहे थे, अरुणाचल, तो वहां आप लगाइए 11,500 मेगावाट, मतलब जो पूरे उत्तराखंड पूरे हिमाचल का टोटल जो प्रोडक्ट उसका दुगना से ज्यादा। बिल्कुल, आप एक ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? जबकि आपने सिक्किम में देख लिया कि क्या हुआ है, आप उत्तराखंड में लगातार देख रहे हैं क्या हुआ है। तो तब हम लोगों का एक ही हुआ है कि हिमालय को लेकर के दोबारा से सोचे जाने की जरूरत है, गंभीरता से सोचे जाने की जरूरत है। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो थोड़ा एग्जेजरेशन हो सकता है, लेकिन जो है वो एक दिन जो है वो सच्चाई होने वाली है कि पूरा हिमालय जो है इस विकास के बुलडोजर के नीचे दरकने वाला है, खत्म होने वाला है। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा? बोल व्यापारी तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा? आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा? वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा?